अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं राइट इन ब्रीफ के कॉलम में, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड है टू द टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। अब इसमें मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था दी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एंड मेजर्स करके। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको कि क्या मेजर्स लिए थे, क्यों लिए थे, दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए। सो वो पूरा हमने डिस्कस किया था। सो अगर ये 3 मार्क्स के लिए आता तो 4 पॉइंट्स लिख दें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि एक गलत भी हुआ, एग्जामिनर को लगता है कि अगर एक पॉइंट गलत भी है तो 4 पॉइंट्स लिखे आपने, 3 मार्क्स का आपको इजीली मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सो इसमें लाइक hymns were composed, oaths were taken, martyr commemorated, all in the name of nation. Then tricolor flag was introduced, right? It was chosen for replacing standard of रॉयल स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह ऐसा कुछ तो था। एंड उसके बाद और 2-3 पॉइंट्स थे, दी आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड दी सिटी ऑन emphasize the notion of united community to enjoy the equal rights under the constitution। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें लिखने हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना है, राइट। और इस क्वेश्चन की तरफ भी आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशनरी मेजर्स में कि ये क्वेश्चन आ ही सकता है, राइट। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हु आर मरीन एंड जर्मनिया। ये विजुअलाइजिंग द नेशन में से क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको मरीन एंड जर्मनिया के बारे में सबसे पहले बताना है कि वो कौन थी। मरीन फ्रांस में से थी, फ्रांस की एलिगरी थी। देन जर्मनिया जर्मन की एलिगरी थी। देन जर्मनिया हीरोइज्म के लिए स्टैंड करती थी। एंड मरीन जो थी वो पीपल्स नेशन एंड यूनिटी के लिए स्टैंड करती थी। सो इन दिस वे दे हैड इम्पोर्टेंस इन विच दे वर पोर्ट्रेड। सो आपको ये आंसर लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लिख दें कि एलिगरी बाय 19th सेंचुरी आर्टिस्ट ने ये इन्वेंट किया एलिगरी का। देन एलिगरी का मीनिंग लिख दे, उससे शायद से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। देन उसके बाद आप लिखे कि जर्मनिया कौन थी, वो जर्मन की एलिगरी थी। फिर वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है उसका भी अलग पॉइंट लिखना है। देन मरीन फ्रांस की एलिगरी थी, ऐसे लिख सकते हैं आप, मतलब लिखना ही है वैसे। एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं आगे कि वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट, किस वे में इम्पोर्टेंट थी, किस तरह से पोर्ट्रेट की गई थी। एंड उसके बाद आपको लिखना है कि उनके वे में वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करती थी, ये सब कुछ लिखना है। सो ये मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसके तरफ भी आप ध्यान दें ज़रा सा, इसको भी लर्न करें, इसको भी आप आंसर लिखें इसका। सो वही बेटर होगा, राइट। सो आपको इसमें क्या लिखना है, मरीन के बारे में लिखना है, जर्मनिया के बारे में लिखना है। इसके पहले आपको लिखना है कि 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने इन्वेंट किया ये सिस्टम। एंड देन एलिगरी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था नेशन को। इन पर्टिकुलर इन रियल लाइफ किसी भी पर्टिकुलर वुमेन को ये सिग्निफाई नहीं करता था। देन मरीन के बारे में लिखे, देन जर्मनिया के बारे में लिखे, देन एलिगरी का मीनिंग भी लिख दें तो वो भी सही होगा। वो ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा कि आप एलिगरी का लिख देंगे तो समझ आएगा, उल्टा मार्क्स ही मिलेंगे। सो आपको इस क्वेश्चन में ऐसे आंसर लिखना है। पहले एलिगरी के बारे में लिखें, एलिगरी का मतलब क्या होता है। फिर आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी में लाया, ये इन्वेंट किया सिस्टम। एंड उसके बाद पर्टिकुलर इन रियल लाइफ पर्टिकुलरली किसी भी रियल वुमेन के लिए स्टैंड नहीं करता था, ये रिप्रेजेंट करता था नेशन को। ऐसे 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं जिससे आपको 3 मार्क्स तो पक्का मिल ही जाएंगे, राइट। अब ये अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लिखे और ज़रूर याद भी करें। दैट इज briefly trace the process of German unification, briefly trace the process of German unification। सो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अभी सबसे पहले आपको लिखना है लिबरल इनिशिएटिव जो था वो कलेक्टिवली प्रूशियन आर्मी एंड बाकी के जो प्रूशिया के लोग थे उनके द्वारा रिप्रेस्ड किया गया था। एंड उसके बाद प्रूशिया ने टुक ऑन किया। देन चीफ मिनिस्टर दैट इज ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में लिखना है,
ओके, ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में जरूर लिखें, उसके मार्क्स मिलेंगे, वो नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे। उनके बारे में लिखना है। उसके बाद 3 वॉर्स और 7 ईयर्स के बारे में लिखना है, उसमें क्या हुआ था वो लिखना है। उसके उसके में उसमें क्या हुआ था वो नहीं लिखना है, बट उस वो 3 वॉर किसके साथ हुई थी, क्या हुआ था वो सब आपको लिखना है। एंड उसके बाद आपको लिखना है कि फाइनली वो विक्ट्री हुआ प्रूशिया का 3 वॉर्स और 7 ईयर में, एंड उसके बाद वो जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। सो ऐसे लिखना है। अब इसमें भी कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए इटाली के लिए कैसे क्वेश्चन आता है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ इटाली यूनिफिकेशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट, बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया बट उल्टा करके इटाली यूनिफिकेशन के लिए भी पूछ सकते हैं, तो उसका भी आंसर इसी प्रकार से लिखे जिस प्रकार से बुक में दिया है, और हमने वीडियो में भी यूनिफिकेशन ऑफ इटाली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस किया था, उसी तरह से आपको आंसर लिखना है। राइट, सो समझ में आ गया इटाली एंड जर्मन यूनिफिकेशन का कैसे लिखना है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे, जो आखिरी क्वेश्चन है राइटिंग ब्रीफ कॉलम का। सी, what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? देखिए सिंपल सा है, सिंपल सी चीज है, दैट इज आपको जो नेपोलियन कोड के मेजर्स थे वो लिखने हैं, फीचर्स थे वो लिखने हैं। राइट, इन्होंने ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, राइट, कि थोड़ा सा लंबा करके देंगे, थोड़ा सा उलट पुलट करके देंगे, जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, और फिर आप तभी भी आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, वो आपको देखने के लिए क्वेश्चन दिया होता है। सो इसमें सिंपली ऐसा भी दिया जा सकता था, राइट द फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804, बट उन्होंने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय। तो देखिए किस तरह से उल्टा पुल्टा करके दिया है, किस तरह से लंबा क्वेश्चन दिया है। सो ऐसे क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपली ये याद रखना है कि जब नेपोलियन का नाम आए और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का नाम आए, तो आपको सिर्फ नेपोलियन कोड के फीचर्स लिखने हैं या प्रोविजंस लिखने हैं, दैट इज he simplified the administrative system, then he freed the peasants from serfdom and memorial dues, and ऐसे कुछ पॉइंट्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसके बारे में आपको देखने को मिलेगा इन नेपोलियनिक और सिविल कोड ऑफ 1804, और एक वीडियो बनाया था मैंने, दैट इज मोर अबाउट नेपोलियनिक कोड। सो उसमें भी आपको देखने मिलेगा, उसमें मैंने और जो डिसएडवांटेजेस थे जो लोगों को फेस करने पड़े वो उसके बारे में मैंने बताया है उसमें, जो मुझे दिखे पढ़ते पढ़ते, बुक पढ़ते पढ़ते दिखे मुझे, सो मैंने वो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को और थोड़ा सा बढ़ाते हुए दिखाया है। सो इसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स लिखने हैं। अगर 4 मार्क्स के लिए आता तो आपको सारे पॉजिटिव्स एंड सारे नेगेटिव्स लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप पॉजिटिव 4 लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं, जैसे ही अबॉलिश द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, देन सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, सो ऐसे 4-5 पॉइंट लिख दे, फिर नेगेटिव के 4-5 पॉइंट लिख दे, वैसे ही आपका हो जाएगा, 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट, सो राइट इन ब्रीफ के कॉलम में जो 28 पेज नंबर पे है, सो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क कर ले प्लीज। दैट इज क्वेश्चन 1, राइट अ नोट ऑन। उसके बाद आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। सो किसी भी मैजनी को मार्क कीजिएगा। देन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल, ये इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए बुक के क्वेश्चंस हैं वो तो आने ही है, राइट, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बुक में से ही आएंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उनकी तरफ से मिलते हैं, सो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वैसा कुछ नहीं है। सो बुक के क्वेश्चंस है तो वो आएंगी। सो हम देख रहे हैं इधर कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है।